हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद श्रेष्ठ में। दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियोज़ आप तक पहुंच सके। और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों इसे दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लाइक करने के लिए मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वो अपने आप लाइक करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस समय जो है मैं यूपी टीजीटी पीजीटी कला विषय के लिए टॉप क्वेश्चन की सीरीज चला रहा हूँ, जो डेली डोज सीरीज के नाम से है। तो इस क्वेश्चन को जो है, ये इस समय क्वेश्चन जो हैं वो टॉप लेवल के हैं दोस्तों। इनके एग्ज़ाम में आने के 90% चांस हैं, तो इन्हें आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और जो साथी हमारे नए जुड़े हैं उनसे मैं यही कहूँगा, जो मेरी पहली वीडियो जो हैं उनको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी जो भी वीडियोज़ आएंगी वो आप तक आसानी से पहुँच सकेंगी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक छोटा सा थॉट है। इसमें दिया गया दोस्तों, उम्मीद एक ऐसी शक्ति है जिसकी मदद से मुश्किल समय का सामना किया जा सकता है। उम्मीद बनाए रखेंगे तो उत्साह भी बना रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग, इसके कहने का मतलब यही है। ये थॉट दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इसलिए लाता हूँ कि आप लोग मोटिवेट रहें। ठीक है, आप लोग मोटिवेट रहेंगे तो आप लोगों का पढ़ने में भी मन लगेगा। और आप लोग मोटिवेट रहेंगे तो उससे मैं मोटिवेट रहूँगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ये हमारे चैनल को प्यार देंगे तो उससे और भी मैं आगे, जब मैं और भी मैं मोटिवेट रहूँगा तो आप लोगों के लिए भी और बेहतरीन क्वेश्चन का सेट लेकर आऊँगा, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे ही होंगे। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास के आगे की ओर। दोस्तों, इसमें हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक कौन है। इसमें दोस्तों आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है गणपति वी स्थपति, रामकृष्ण दास, बी एस अग्रवाल, या फिर जी एम शेख। तो दोस्तों, इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक जो हैं वो गणपति वी स्थपति हैं। याद रखिएगा, गणपति वी स्थपति इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक हैं। और इनका जन्म जो है, गणपति वी स्थपति, इनका जन्म जो है वो 1927 को तमिलनाडु में हुआ था। याद रखिएगा। और इनकी मृत्यु जो है 2011 को चेन्नई में हुई थी। ये सारे पॉइंट इनके बारे में याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमें क्या दिया गया है कि ललित कलाएं जो हैं कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों, इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कि तान, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है पोत, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है त्रिआयामी, या फिर ऑप्शन नंबर डी दिया गया है लय। तो दोस्तों, ललित कलाओं में जो है समान रूप से लय प्रयुक्त होता है। ठीक है, याद रखिए, लय जो है ललित कलाओं में समान रूप से प्रयुक्त होता है। अच्छा, ललित कलाओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो ललित कलाएं जो हैं इनको 5 भागों में बांटा गया है। इनको 5 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है काव्य कला, दूसरा है संगीत कला, तीसरा है चित्रकला। याद रखिएगा सारे पॉइंट। चित्रकला, चौथा है मूर्तिकला, यहाँ लिख देता हूँ मूर्तिकला, और पांचवा है वास्तुकला। ललित कलाएं दोस्तों महत्वपूर्ण हैं। इनसे एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन से अक्सर पूछ लिया जाता है। तो ललित कलाओं के बारे में इतनी सारी चीज़ें जो है आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमें क्या दिया गया है कि गौतम बुद्ध की जन्मस्थली क्या है। गौतम बुद्ध जो है इनकी जन्मस्थली क्या है। इसमें आपको चार ऑप्शन दे दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है कि बोधगया, दूसरा ऑप्शन दिया गया है वैशाली, तीसरा ऑप्शन दिया गया है लुम्बिनी, या फिर चौथा ऑप्शन दिया गया है सारनाथ। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध की जो जन्मस्थली है वो लुम्बिनी है, कपिलवस्तु लुम्बिनी। अच्छा, गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व में
कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। ये याद रखिएगा, 563 इनका समय भी। ठीक है, ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध जो हैं ये बौद्ध धर्म जो है उसके संस्थापक यही थे, बौद्ध धर्म के इसके संस्थापक गौतम बुद्ध थे। ठीक है, इन्हें अच्छा ज्ञान की प्राप्ति जो है, इन्हें गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो है इनको ये बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी। बोधि वृक्ष जो कि पीपल का वृक्ष होता है, याद रखिएगा, बोधि वृक्ष पीपल का, बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारे पॉइंट्स इनके बारे में जो जो बताए गए हैं ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है कि निम्न में से तंत्र कलाकार कौन है। तो तंत्र कलाकार जो हैं इसमें वो कौन दिए गए हैं, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है मुकुल चंद डे, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है प्रभाकर बर्वे, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है तैयब मेहता, या फिर ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है जहांगीर सभावाला। तो दोस्तों तंत्र कलाकार जो हैं वो जहांगीर सभावाला, सॉरी, प्रभाकर बर्वे हैं। तंत्र कलाकार जो हैं, तंत्र कलाकार जो हैं ये प्रभाकर बर्वे हैं, इनको ध्यान रखिएगा। और जहांगीर सभावाला के बारे में जहांगीर सभावाला भी वो महत्वपूर्ण है दोस्तों। एक चीज़ इनके बारे में याद रखिएगा, इनका जन्म अक्सर पूछा जाता है। जहांगीर सभावाला जो हैं इनका जन्म अक्सर पूछा जाता है। तो ये 1922 को मुंबई में हुआ था, याद रखिएगा। जहांगीर सभावाला मुंबई में हुआ था। और इनकी शिक्षा जो है, जहांगीर सभावाला जो हैं इनकी शिक्षा जो है 1944 जे कॉलेज आर्ट से हुई, जे कॉलेज आर्ट से हुई। अच्छा, जे कॉलेज आर्ट जो है, याद रखिएगा जे कॉलेज आर्ट के बारे में, ये मुंबई में है दोस्तों, याद रखिएगा। जे कॉलेज आर्ट जो है ये मुंबई में है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमें क्या दिया गया है कि लिथोग्राफी के लिए उपयुक्त पत्थर कहाँ पाया जाता है। लिथोग्राफी जो है इसके लिए उपयुक्त पत्थर कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कि इटली की क्वेरी, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है कि बवेरिया की क्वेरी, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है म्यूनिक, या फिर ऑप्शन नंबर डी दिया गया है ज्यूरिक। तो दोस्तों लिथोग्राफी के लिए उपयुक्त पत्थर जो है वो बवेरिया की क्वेरी में पाया जाता है, इतना याद रखिएगा। लिथोग्राफी के लिए ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे और आपको इनसे काफ़ी बेनिफिट भी मिलेगा, तो याद रखिएगा इनके बारे में। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमें क्या दिया गया है कि रंग को अधिक मिलाने से, रंग को अधिक मिलाने से ये क्या खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कि विस्कोसिटी, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है तान, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है मान, या फिर ऑप्शन नंबर डी दिया गया है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों रंग को अधिक मिलाने से जो है मान खत्म हो जाता है, याद रखिएगा, मान खत्म हो जाता है। अच्छा, मान ये क्या है, मान क्या है, या रंगत के ये याद रखिएगा, ये रंगत के हल्केपन, रंगत के हल्केपन व गहरेपन को मान कहते हैं। रंगत के हल्केपन व गहरेपन, गहरेपन को मान कहा जाता है, पन को मान कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इनके बारे में, मान के बारे में ये पूछा जा चुका है कि रंगत के हल्केपन व गहरेपन को क्या कहा जाता है, तो वो मान कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया दोस्तों कि त्रिआयामी ठोस कृतियाँ जो हैं, त्रिआयामी ठोस कृतियाँ जो हैं, त्रिआयामी ठोस कृतियों को जो अपनी सतह से ऊपर उठी या नीचे धंसी हैं, इनको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है रियलिज्म, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है रिलीफ, या फिर ऑप्शन नंबर सी दिया गया है रैम्पार्ट, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है रॉक। तो दोस्तों त्रिआयामी ठोस कृतियाँ जो हैं उनको रिलीफ कहा जाता है, याद रखिएगा, त्रिआयामी ठोस कृतियों को रिलीफ कहा जाता है। अच्छा, भारतीय मूर्तिकला, भारतीय मूर्तिकला को 2 भागों में बांटा गया है। भारतीय मूर्तिकला जो है, भारतीय मूर्तिकला जो है इसको कितने भागों में बांटा गया है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। कौन, मूर्तिकला और उत्कीर्ण कला, मूर्तिकला और उत्कीर्ण कला, याद रखिएगा इनके बारे में। फिर उत्कीर्ण कला जो है, उत्कीर्ण कला इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। वो भाग कौन से हैं,
लो रिलीफ, हाई रिलीफ। उत्कीर्ण कला को भी दो भागों में बांटा गया है, लो रिलीफ और हाई रिलीफ। हाई रिलीफ, ठीक है। उत्कीर्ण कला के बारे में भी दोस्तों ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमें क्या दिया गया है कि चोलमंडल ग्राम किस राज्य में है। तो चोलमंडल ग्राम जो है दोस्तों, उसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है केरल, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है गुजरात, या फिर ऑप्शन नंबर डी दिया गया है तमिलनाडु। तो दोस्तों चोलमंडल ग्राम जो है वो तमिलनाडु में स्थित है, याद रखिएगा, तमिलनाडु में स्थित है। अच्छा, अच्छा कि ये चोलमंडल ग्राम, इसकी स्थापना जो है वो केसीएस पणिक्कर ने की थी। केसीएस पणिक्कर थे, इन्होंने चोलमंडल ग्राम की स्थापना की थी। कब की थी? तो ये 1967 में, 1967 में केसीएस पणिक्कर ने चोलमंडल ग्राम की स्थापना की थी। इस ग्राम में जो है, इस ग्राम में चित्रकार मूर्तिकार निवास करते थे, याद रखिएगा। इस ग्राम में चित्रकार मूर्तिकार निवास करते थे, याद रखिएगा इनके बारे में पॉइंट। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों में क्या दिया गया है कि सूमी ए क्या है। सूमी ए जो है वो क्या है, इसमें आपको चार ऑप्शन दे दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है चीनी कला है, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है जापानी स्याही चित्रण है, ऑप्शन नंबर सी है फारसी रंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी दिया गया है ईरानी कला। तो दोस्तों सूमी ए जो है वो जापानी स्याही चित्रण है, याद रखिएगा, ये पूछा जा चुका है। सूमी ये क्या है? तो जापानी स्याही चित्रण है। इसका निर्माण जो है वो स्याह कलम के माध्यम से किया जाता है। इसका स्याह कलम के माध्यम से, स्याह कलम के माध्यम से दोस्तों जो है, स्याह कलम के माध्यम से इसका निर्माण किया जाता है। इतना इसके बारे में याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमें क्या दिया गया है, सीकरे के साथ महिला किस शैली का चित्र है। महत्वपूर्ण है दोस्तों ये, सीकरे के साथ महिला ये किस शैली का चित्र है। इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है गुलेर, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है बसोहली, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है जयपुर, या फिर ऑप्शन नंबर डी दिया गया है चंबा। तो दोस्तों सीकरे के साथ महिला जो है वो गुलेर शैली का, गुलेर शैली का चित्र है। गुलेर शैली का चित्र सीकरे के साथ महिला है। इस शैली के प्रारंभिक चित्रकार जो हैं, गुलेर शैली के प्रारंभिक चित्रकार जो हैं, प्रारंभिक चित्रकार जो हैं इसके, ये पंडित सेऊ, पंडित सेऊ और उनके पुत्र, और उनके पुत्र जो हैं, उनके पुत्र मानक और नयन सुख हैं, मानक और नयन सुख हैं, याद रखिएगा इनके बारे में दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों में क्या दिया गया है कि नव प्रभाववाद के प्रणेता थे। नव प्रभाववाद जो है इसके प्रणेता कौन थे। तो इसमें आपको चार ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है जॉर्ज सोरा, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है वान गाग, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है पाल सेजा, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है माने। तो दोस्तों नव प्रभाववाद जो है उसके प्रणेता जॉर्ज सोरा हैं। जॉर्ज सोरा जो हैं वो नव प्रभाववाद के प्रणेता हैं। यह होता है, याद रखिएगा दोस्तों इसका हिंदी अर्थ। ईसाई कला का प्रारंभ जो है इसी से माना जाता है। भूमिगत सर्वग्रह जो है, ईसाई कला का प्रारंभ जो है इसी से माना जाता है दोस्तों। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोग अच्छे से तैयार जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों आप लोगों में से बहुत से साथी हमारे जो हैं उन्होंने यूपी टीजीटी पीजीटी कला विषय से फॉर्म डाला होगा, और बहुत साथी ऐसे हैं जिन्होंने अभी फॉर्म डाला नहीं है, अभी आगे आने वाली वैकेंसी में पार्टिसिपेट करेंगे। तो दोस्तों आप लोग अभी से तैयारी करिए, अभी से तैयारी करेंगे तो अब जो भी वैकेंसी आएंगी 2024 में या 25 में, तो उसमें कला विषय से मान के चलिए 1000 के समथिंग वैकेंसी रहेंगी। तो आप लोग अगर अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे तो आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि चीज़ें अभी से पढ़ी होंगी तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ पाएंगे। ठीक है, अगर अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे तो आप लोगों को आगे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपने फॉर्म नहीं भी डाला है तब भी अभी से पढ़ना चालू कर दीजिए। अभी से पढ़ने से ये होगा, आप पढ़ते रहेंगे तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा।
और जो जिन लोगों ने कला विषय से फॉर्म डाल दिया है वो तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख ही रहे हैं और आगे भी रखते ही रहेंगे। तो जो क्वेश्चन मैं इस समय करा रहा हूँ, ये मान के चलिए ये आपको एग्ज़ाम में इनसे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो सारे क्वेश्चन जो है आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आपको 100% मान के चलिए कि बेनिफिट मिलने वाला है। 90% क्वेश्चन इससे जो हैं फंसेंगे ही फंसेंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप लोग हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो हैं ये टॉप लेवल के हैं और एग्ज़ाम में आने की इनकी जो है 90% संभावना है। ठीक है, तो आप लोग इनको भी अच्छे से पढ़िएगा और जो चीज़ें मैं नीचे टॉप लिखवा रहा हूँ, नीचे मैं जो पॉइंट लिखवाता हूँ उनको भी आप लोग जो है पढ़िएगा, या फिर अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, जिससे आप जब भी पढ़ेंगे तब आप चीज़ें जैसे पढ़ेंगे तो आप लोगों को आसानी रहेगी नीचे वाली चीज़ें पढ़ने में, जो नीचे के पॉइंट मैं लिखवाता हूँ। इसीलिए लिखवाता हूँ कि एक क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसके साथ जितने भी क्वेश्चन बन रहे हों वो छूट ना जाएं, इसीलिए मैं नीचे की चीज़ें भी बता देता हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमें क्या दिया गया है कि डीपी राय चौधरी जो हैं, डीपी राय चौधरी ये क्या थे। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया मूर्तिकार थे, चित्रकार थे, डिजाइनर थे या फिर छापाकार थे। तो दोस्तों डीपी राय चौधरी जो हैं वो मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। मूर्तिकार के रूप में डीपी राय चौधरी जाने जाते हैं। अच्छा, इनकी कृतियों पर जो है डीपी राय चौधरी जो हैं, इनकी कृतियां जो हैं, इनकी कृतियों पर अगस्त रौंदा, अगस्त रौंदा का प्रभाव था। याद रखिएगा, इनकी कृतियों पर अगस्त रौंदा का प्रभाव था। अच्छा, अगस्त रौंदा जो थे ये प्रभाववादी मूर्तिकार थे। अगस्त रौंदा जो हैं, ये रौंदा ये प्रभाववादी मूर्तिकार थे। ये याद रखिएगा रौंदा के बारे में, प्रभाववादी मूर्तिकार थे। और डीपी राय चौधरी जो हैं दोस्तों, डीपी राय चौधरी इनको जो है 1958 में जो है इनको वो पद्म भूषण मिला था। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, डीपी राय चौधरी को पद्म भूषण कब दिया गया था, तो 1958 में इनको पद्म भूषण दिया गया था। तो इनके बारे में ये भी याद रखिएगा। ठीक है, सारे पॉइंट ये याद रखिएगा। डीपी राय चौधरी को 1958 में पद्म भूषण दिया गया था। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमें क्या दिया गया है, अभिव्यक्तवाद कला आंदोलन कब हुआ था। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 1500 की शुरुआत में, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है कि 1600 की शुरुआत में, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 1800 की शुरुआत में, या फिर ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 1900 की शुरुआत में। तो दोस्तों अभिव्यक्तिवादी कला आंदोलन जो है वो 1900 की शुरुआत में हुआ था। 1900 की शुरुआत में अभिव्यक्तिवादी कला आंदोलन हुआ था। अभिव्यक्तिवाद के विकास में, इसके विकास में जो है, इसके विकास में भाववाद व घनवाद, भाववाद व घनवाद प्रेरणादायक रहे हैं, प्रेरणादायक रहे हैं। याद रखिएगा, ठीक है, इनके बारे में। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है कि माइकल एंजेलो का जन्म कहाँ हुआ था। इसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है फ्रांस में, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कि फ्रांस में, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है इटली में, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है जर्मनी में, या फिर ऑप्शन नंबर डी दिया गया है बोलीविया में। तो दोस्तों माइकल एंजेलो जो हैं, माइकल एंजेलो का जन्म इटली में हुआ था। इटली में हुआ था। और कब हुआ था, तो इनका जन्म जो है इटली में हुआ था 1474। इन्होंने अपनी पहली कृति पिएटा का निर्माण किया। दोस्तों पिएटा जो है इनकी मूर्ति माइका, ये बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार बहुत सारे एग्जामों में आ चुकी है और इनकी ये पहली कृति है, याद रखिएगा। पिएटा जो है वो माइकल एंजेलो की पहली कृति है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, माइकल एंजेलो के बारे में, कि पिएटा जो है माइकल एंजेलो की है मूर्ति। ठीक है, तो याद रखिएगा इनके बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया दोस्तों, कुर्बे किस कला आंदोलन से संबंधित हैं। कुर्बे जो हैं दोस्तों
वो किस कला आंदोलन से संबंधित हैं? इसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आध्यात्मिक कला, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है अति यथार्थवाद कला, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है यथार्थवाद कला, या ऑप्शन नंबर डी दिया गया है अभिव्यक्तवाद कला। तो दोस्तों कुर्बे जो हैं वो यथार्थवाद से संबंधित हैं, यथार्थवाद से कुर्बे संबंधित। अच्छा, कुर्बे इनका जन्म जो है, इनका जन्म वो 1819 को, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण कलाकार हैं कुर्बे। 1819 को ओरना फ्रांस में हुआ था, ओरना फ्रांस में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। और कुर्बे जो हैं इनको इनको जो है घनवाद का जनक माना जाता है, कुर्बे को घनवाद का जनक माना जाता है, जनक माना जाता है। तो कुर्बे के बारे में सारे पॉइंट जो हैं याद रखिएगा, महत्वपूर्ण कलाकार हैं। इनसे क्वेश्चन ऐसा एग्जाम नहीं होता कि आता नहीं है, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमें क्या दिया गया है कि पिएटा नामक मूर्ति किसने बनाई थी? पीटा दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण मूर्ति है, ये कई बार कई एग्जामों में पूछी गई, इसीलिए बार बार कह रहा हूँ। पिएटा जो है बहुत महत्वपूर्ण है। पिएटा नामक मूर्ति किसने बनाई है? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है पाल क्ली, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है पिकासो, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है माइकल एंजिलो, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है आंद्रे बेटन। तो दोस्तों पिएटा जो है वो मूर्ति जो है वो माइकल एंजिलो की है। माइकल एंजिलो दोस्तों जो है ये महत्वपूर्ण कलाकार हैं, बहुत महत्वपूर्ण कलाकार हैं। उनकी मूर्ति भी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको भी ध्यान रखिएगा। आई होप कि सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे और इन क्वेश्चंस को आप लोग ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। अगर ऐसे ही आप लोगों को प्यार मिलता रहा तो आगे भी टॉप लेवल के क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने ही होने हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को क्लास बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।